अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। दुनिया अब कानून से नहीं सरासर ताकत से चल रही है। ईरान में लगी आग महज किसी अंदरूनी एहतिजाज का नतीजा है या फिर आलमी ताकतों की एक नई बिसात बिछ चुकी है। तेहरान से लेकर वाशिंगटन तक बयानियों की जंग तेज हो चुकी है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है कि वो अमेरिका के दबाव या तखरीबकारों के सामने नहीं झुकेंगे। तेहरान का मौक़िफ़ है कि पाबंदियां मुआशी जंग हैं और हालिया फसादात इसी जंग का नफ्सियाती महाज है। लेकिन सूरत हाल उस वक्त पेचीदा हो गई जब पुरअमन एहतजाज की आड़ में सिस्तान और बलूचिस्तान में पुलिस चीफ्स को निशाना बनाया गया, जिस पर उंगलियां एक बार फिर अफगानिस्तान और बैरूनी हिमायत याफ्ता ग्रोहों पर उठ रही हैं। अमरीका धमकियां दे रहा है, यूरोप थपकी दे रहा है और ईरान मुजाहिमत पर डटा हुआ है। इंटरनेट ब्लैकआउट के पीछे असल में क्या हो रहा है? क्या ये अवामी गैज़ो गज़ब है या गैर मुल्की साजिश का नया बाब? हम जानेंगे कि ईरान की सुलगती सड़कों का असल सच है क्या। और आज के हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल जाहिद महमूद, रिटायर्ड दिफाई तज्जियाकार। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और साथ ही साथ सहाफ़ी, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी से ताल्लुक़ अफजल राना भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल राना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आपकी तरफ पहले आता हूँ। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने मुजाहिरीन और तखरीबकारों के दरमियान एक लकीर खींच दी है और पीछे हटने से इनकार कर दिया है। क्या रियासत का ये सख्तगीर मौक़िफ़ सूरत हाल को कंट्रोल कर पाएगा या अवामी गैज़ो गज़ब और बढ़ेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और मेरा अफजल रजा साहब को बहुत सलाम। इट इज़ अ प्लेजर बीइंग विद हिम एट द शो। देखिए, जो ईरान के अभी आपने जो बात की है सुप्रीम लीडर का और जो स्टांस है, ये पहले भी जब भी यहाँ पे मुजाहरे होते रहे तो सुप्रीम लीडर, उनकी जो हार्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि बड़ा लेयर्ड सिस्टम है जी। ईरानियन सिस्टम इज नॉट दैट सिंपल, ये काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमेशा हार्ड लाइन लेती है और इसको इस तरह के मुजाहरों को पास में गो कि इस तरह के मुजाहरे, इस पे हम बाद में चल के बात करेंगे कि दे आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैज हैपेंड इन पास्ट। ये 15 साल जो साबका तारीख है उससे जरा डिफरेंट करके ये मुजाहरे हैं। लेकिन हमेशा ये इसको एक अमेरिकन साजिश, उसके बाद मुसाद के साथ मिला देना, इनके साथ मिलाते थे और हार्ड स्टांस लेते हैं। और अनफॉर्चुनेटली दुनिया में एक ट्रेंड चल पड़ा है जी। जो भी मुजाहिरीन है या कहीं भी होता है तो हमने देखा है कि वहाँ पे सख्ती हो रही है। बांग्लादेश में भी आपको याद होगा, काफ़ी किलिंग्स हुई, मर्डर्स हो गए। कुछ दिन पहले हम एक दो दिन पहले हम अमेरिका में भी देख रहे हैं कि जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ चीज़ें हो रही थी, वहाँ पे भी एक खातून का लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हाथों इस तरह हुआ। लेकिन ईरान के अंदर दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। लीडर ने तो, जो रिलीजियस लीडर है, उनके सुप्रीम लीडर है, उन्होंने तो एक हार्ड स्टांस ले लिया, पर प्रेसिडेंट जो थोड़े से फॉरवर्ड लुकिंग कह लें या थोड़े से लिबरल कह लें, इलेक्शन भी इसी तरह जीत के आए, वो बातचीत की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक दो तीन स्टांसेस हैं। ऑफ कोर्स दिस टाइम सीरियस है थोड़ी सी सिचुएशन। इट इज अनलाइक के जिस तरह पास्ट में होता था। अभी वो मुजाहरे बढ़ भी रहे हैं, तेहरान से शुरू हुए और इट इज ऑलमोस्ट इन ऑल द 31 प्रोविंसेस, तो वो बड़े भी है, तादाद भी अब थोड़ी सी ज्यादा होना शुरू हो गई है। डिफरेंट है, प्रेशर्स है, और कुछ गलियों में अभी नए नारे भी सुनने आ रहे हैं। जो एक्स जो उनके किंग थे, उनके बेटे जो है वहां से वो इंटरनेट के जरिए उन्होंने खिताब भी किया है, रजा पहलवी ने, और लॉन्ग लिव किंग के कुछ नारे भी सुनाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स इनके पीछे जरूर कोई ना कोई फैक्टर्स होंगे, बट लिटिल डिफरेंट, और ये दो स्टांसेस हमें ईरान के अंदर नजर आ रहे हैं जी। ठीक साहब, आपकी क्या रीडिंग है? हुकूमत कहती है कि मुआशी बहरान की वजह अमरीकी पाबंदियां हैं, जबकि मुजाहिरीन जो है वो करप्शन और हुकूमती पॉलिसीज़ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये बेचैनी की बुनियादी वजह क्या बैरूनी दबाव है या फिर दाखिली नाकामी? क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। मैं आप सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ, मुझे अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का सुनहरी मौका मिला, और आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनरल साहब को भी मेरा सलाम है। देखें, कोई डिनाई नहीं कर रहा कि ईरान में इक़्तिसादी हालात ठीक नहीं हैं, और आवाम को और गरीब तबके और जो
درمیانی طبقے ہیں وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ متاثر ہو رہے ہیں. جو یونیلیٹرل سینکشنز ہے ایران کے اوپر، جس کی سرپرستی یونائٹڈ اسٹیٹس کر رہا ہے، جس کو اپنے آپ کو عالمی چیمپئن برائے حقوق بشر، برائے انسانی حقوق اور ڈیموکریسی جو مانتے ہیں. کچھ ان مظاہروں سے پہلے وہی صدر جو آج کل ایران میں پرتشدد واقعات کی حمایت کر رہے ہیں اور ایرانی حکومت اور لیڈرز کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کچھ دن پہلے ایک سوورن کنٹری کے اوپر چوروں کی طرح انٹری کر کے وہاں کے صدر کو گرفتار کر کے اغوا کر کے اپنے ملک میں لے کے جا رہے ہیں تاکہ ایک سوئفٹ اور سیٹسفائڈ جسٹس فراہم کرے. یہ پوائنٹ نوٹ ہونی چاہیے. جب بھی ایران میں گزشتہ 7 سالوں میں یہ 3 مظاہرے ہو رہے، 2019، 2022 اینڈ 2026، جو کہ دسمبر سے لگ بھگ آخری دنوں سے یہ سٹارٹ ہو گیا ہے. بالکل سینکشن کی وجہ سے جو ایران کی اکنامک سچویشن ہے وہ آئے روز مزید خراب ہوتی رہی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ آج کل جو سڑکوں پہ بھی نکل آئے ہیں جو پیسفل پروٹیسٹ کرنے میں ڈٹرمائنڈ ہے، وہی لوگ ہیں جو پریزنٹ پزشکیان، جو فیمس ریفارمسٹ پولیٹیشین ہیں، جو کہ ایک ہیوج ووٹ لے کے گزشتہ سال صدر بن کے تھے. یہ انہی کے بھی ووٹرز ہیں. ڈینائی نہیں کر سکتے کہ حکومت ان کے مالی مشکلات کو یا اقتصادی حالات کو ٹھیک کرنے میں عوام راضی ہوں، بالکل ناراضی ہیں. لیکن اگر آپ ایک پیسفل پروٹیسٹ اور ڈیمانڈ میں اس پریٹیکس میں پرتشدد واقعات میں شامل ہو جائیں اور ایران کے اوپر جارحیت، ایرانی عوام کے اوپر سینکشنز کرنے والے اور ان کی حمایت کرنے والوں کو آپ دعوت دے دیں گے، تو آپ کبھی بھی کسی بھی جگہ کسی سوورن حکومت یا سوورن کنٹری کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ چپ بیٹھے یا ہاتھ پہ ہاتھ لے کے بیٹھے رہیں. بالکل گزشتہ روز پریزنٹ پزشکیان کے ایڈمنسٹریشن نے جو مین لیڈرز تھے پروٹیسٹرز کے، تہران میں، شیراز میں یا ادر سٹیز میں، ان تک رسائی حاصل کی. سب سے پہلے جو انہوں نے ایک بگ اسٹیپ اٹھا لیا، وہ جو فورن کرنسی کے اوپر جو سبسڈی انہوں نے اٹھا لیا تھا، جو کہ پچھلے گزشتہ چند سالوں میں یہ چیلنج رہے ہیں کہ مارکیٹ میں یا باہر میں کوئی کرنسی کا کچھ اور ہائی ویلیو ہے، لیکن گورنمنٹ جو سبسڈی دے رہی ہے وہ تھوڑا سا کم ہے. اب پریزنٹ پزشکیان نے اس سبسڈی کو ختم کرنے کے بعد عوام کو اس اعتماد کا، انہوں نے یہ اعتماد دلایا ہے، اطمینان ان کو دیا ہے کہ حکومت کنسٹرکٹیو اقدامات کرنے کے لیے پرعزم ہے. اب رہی یہ جو فیکٹر جنرل صاحب منشن کر رہے تھے کہ گزشتہ ادوار میں ایران نے ہمیشہ اسے فورن ایلیمنٹس یا فورن ڈیزائن پہ کنیکٹ کیا ہے، یہ بالکل ایرانی لیڈرز پہلے بھی صحیح کہہ رہے تھے اور اب بھی یہی ہے. اگر آپ دیکھ لیں ایران پر اسرائیلی جارحیت سے پہلے یہی امریکی صدر اور ان کی انتظامیہ تھی جو کہ مذاکرات، انڈائریکٹ مذاکرات بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے پروسیس میں جا رہے تھے اور ایکسپیکٹڈ یہی ہو رہے تھے کہ ڈیل ہوتے جا رہے ہیں اور اکنامک لیوریج ملے گا ایران کو. لیکن انفارچونیٹلی سامنے کچھ اور ہیں اور بیک فٹ پہ آپ نے دیکھا ایران کو کس طرح دھوکہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، نہیں بالکل آپ وجہ کریں. میں ذرا جنرل صاحب کی طرف بھی یہی سوال لے کر آؤں گا کہ یہ جو ایرانی وزارت خارجہ کا دعویٰ ہے کہ سب امریکی نفسیاتی جنگ ہے، تو ان کا یہ نیریٹو اب بھی عوام میں پذیرائی اس کو حاصل ہے یا پھر صورتحال جو ہے وہ مختلف ہے اور جو معاشی بدحالی ہے وہ زیادہ اس وقت اوورکم کر چکی ہے؟ عمران صاحب اکمولیٹو ایفیکٹ ہے جی، اکمولیٹو ہے. آف کورس سینکشنز تو میجر فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، لیکن جو یہ تو پہلے بھی چل رہا تھا جی، سینکشنز تو پہلے بھی چل رہی تھی. عوام اب اس کو کافی میجورٹی جو ہے جی وہ دے آر ناٹ ٹیکنگ دس. فیکٹر ہے، وہ سمجھتے ہیں، عوام سمجھتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جو کرپشن کی بات ہو رہی ہے یا جو گورنمنٹ کی جو اپروچ کی بات ہو رہی ہے اس سے بھی وہ خوش نہیں ہے. ابھی جیسے افضل صاحب بات کر رہے تھے سبسڈی کا، وہ سبسڈی کا if I'm not wrong جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ سبسڈی جو ہے ان کے بینکس میں بھیج دی جائے گی. ہر ایرانینز کے بینکس میں ان کو سبسڈی کے جو ختم نہیں کی جا رہی ان کو ٹرانسفر کی جا رہی. وہ جو ٹوٹل بن رہی ہے وہ دیٹ از اراؤنڈ $7 کے قریب بن رہی ہے. تو آئی تھنک اٹ وونٹ بی چینجنگ دی انوائرمنٹ. پھر دیکھیے ابھی وار کا امپیکٹ آیا ہے، اس کے ساتھ اکانومی ہوگی اور ابھی پروٹریکٹڈ بڑے لمبے عرصے سے یہ انوائرمنٹ وہاں پہ چل رہی ہے. تو دیر آر ادر فیکٹرز آلسو. پھر کردش اور دوسرا اس دفعہ کا ذرا جو تھوڑی سی چینج آئی ہے نا عمران صاحب، پہلے یہ لیڈر لیس کہہ لیں بٹ ابھی ایک سمبولک کہہ لیں یا کم از کم چھوٹے لیول پہ یا کسی نہ کسی لیول پہ
रजा पहलवी का वहां से एड्रेस करना, अमेरिका के अंदर बैठ के बीच में आना, बातचीत करना, इसका मतलब है देयर माइट बी एलिमेंट्स जो इन गए हो इस सोसाइटी के अंदर, इन मुजाहिरों के अंदर, और वो भी इम्पैक्ट आ रहा है। क्योंकि अभी देखे ना, उन्होंने एड्रेस किया, फिर इंटरनेट वगैरह का बंद होने की खबरें आ रही हैं, तो इस दफा थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट। ठीक है, मैं इसी ये जो चीजें बड़ी मुख्तलिफ हैं रजा साहब, ये इंटरनेट की जो बंदिश है, ये जो ब्लैकआउट है, क्या रियासत इसके पीछे कुछ छुपाना चाहती है? कहा यह जा रहा है कि तादाद जो है वो हलाकतों की वो बहुत ज़्यादा है और दुनिया को रोका जा रहा है इस वक्त खबरों से। क्या है वहाँ पर इस वक्त, क्या ब्लैकआउट का क्या वजह क्या है इंटरनेट की? देखिए, ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट और स्टेट अपने रेपुटेशन को भी रखना है इंटरनेशनल लेवल पे। कोई भी सॉवरेन हुकूमत डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की हरगिज इजाजत नहीं दे सकती। और मैं ये बताऊं, ये पहली बार नहीं है कि किसी मुल्क में जिसका नाम ईरान हो वहां पे इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाए। हम अपने इर्द गिर्द के तमाम ममालिक भी देख रहे हैं ऐसे वाकयात सैकड़ों के हिसाब से हुए हैं। और ना सिर्फ एक दिन बल्कि 3 दिन तक सुबह शाम दिन रात ना सिर्फ इंटरनेट बल्कि मोबाइल और तमाम सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। क्यों? क्योंकि डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन न फैलाई जाए इन द प्रेटेक्स्ट ऑफ द प्रोटेस्ट। आपको शायद मैं बताऊं कि गुज़श्ता दिनों एक सो कॉल्ड इजरायली आर्टिकल में ये लिखा गया कि सुप्रीम लीडर के प्लान बी तैयार हैं और वो किसी भी मौके पर जब भी ये हालात अरूज पर चले जाएं तो वो मॉस्को तशरीफ ले जाएंगे। जबकि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, और हमारे अजीज कुछ पाकिस्तानी, हमारे, मैं नहीं कहता पूरे मीडिया, कुछ यहाँ पे भी कुछ मीडिया थे, उन्होंने जब वो एक रिपब्लिश कर दी वो स्टोरी, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये पूछना चाहता हूँ, वो लीडर जो इजराइल 12 दिन में सिर्फ उनकी असैसिनेशन करने में अपने जंग को जारी रखा 12 रोज, जब अपने मुल्क को छोड़ के नहीं गया, तो ये जो कुछ हालात हुए हैं, मुजाहरे हुए हैं, वो अपने मुल्क को कैसे छोड़ सकते हैं? और मैं लेट मी क्लियर फॉर यू कि ईरानियन लीडर्स के लिए एक महारत है, उनके एक्सपर्टीज है कि ऐसे हालात को किस तरह वो संभाल कंट्रोल। जाहिर है कि उन्होंने वहां पे एक तारीख है, तवील तरीन जंगें लड़ने का एक तारीख है, और फिर वो एक पूरी मैं बिल्कुल कहना चाहिए इंटरनेट ब्लैकआउट है तो, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि कल और आने वाले कल या उसके अगले दिन ये हालात नॉर्मल की तरफ से। जी जनरल साहब, अब ये जो धमकी दी जा रही है अमेरिका की तरफ से, सदर ट्रंप की तरफ से, और संगीन नताइज, तो ये संगीन नताइज क्या हो सकते हैं? आलमी इक्तिसादी पाबंदियां तो हमने देखी, लेकिन क्या वहां पे कुछ मिलिट्री इंटरवेंशन का भी कुछ खदशात हो सकते हैं? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, उन्होंने जब जिक्र कर रहे हैं वेनेजुएला के साथ साउथ अमेरिकन कंट्रीज का, और कि जी मैं वहां पे भी उन्होंने कुछ चीजें की, और उनके साथ फिर जो उन्होंने किया वो ईरान का भी जिक्र किया है। आई डोंट थिंक सो किस तरह एकदम वो इस तरह डायरेक्ट इंटरवेंशन करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, ट्रम्प की जो इस वक्त वो एक डिसरप्टिव कह लें, पॉलिसीज कह लें, या उनका एक जो मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी है उसको सामने रखते हुए उसको प्रिडिक्ट उसको किया भी जा सकता है जी, क्योंकि इंटरेस्ट तो है। हमने अभी जब इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, और अमेरिकन अटैक से पहले, तो बड़े जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग्स हुई है पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप की, इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंग्रेस या देर आर पीपल इनसाइड जॉब जो कर रहे हैं, या उनका कोलैबोरेशन जरूर है, जितनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन वहां पर मौजूद थी और जिस तरीके से उनको किया गया। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप दो ऑन द फेस ऑफ इट लगता नहीं है कि वो इंटर करेंगे, लेकिन वो कुछ कर सकते भी हैं, ये भी इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। जाहिर है कि वो डोनाल्ड ट्रंप उनकी जात से, मतलब आप कोई भी चीज हतमी नहीं कह सकते। वो देखिए ना इमरान साहब, वो बाईपास करते हैं, वो कांग्रेस को भी बाईपास करते हैं। अभी उनके पास आगे मतलब है वो ही हैज द कैपेबिलिटीज, वो अपनी पार्टी को भी बाईपास कर जाते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, और अभी तो ऑलरेडी वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। जिस तरीके से वेनेजुएला की अभी बात हो रही थी, क्यूबा को उन्होंने जिस तरीके से किया, कोलंबिया को अभी थ्रेट किया है और ड्रग से मिला रहे, और साथ साथ उन्होंने ईरान का भी जिक्र कर दिया, ग्रीनलैंड का भी जिक्र कर दिया। तो इस वक्त तो उनकी जो एप्लीकेशन है वो नजर आ रही है। तो क्यूबा में तो अभी नजर आ गई, ईरान में भी उससे पहले हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में कभी भी नहीं जाएंगे। अच्छा, अब एक अफजल रजा साहब, एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस पूरे मामले में यूरोपीय यूनियन एक ईरानी अवामी बहादुरी के साथ जो मुजाहिमत कर रहे हैं उसको थपकी दे रहा है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जैसा मुल्क जो है वो तशवीश का इजहार कर रहा है। तो यूरोप क्या बटा हुआ है इस मामले पे? यूरोप सिर्फ बयानात की हद तक रहेगा या फिर कोई अपना किरदार भी अदा कर सकता है इसमें, यूरोपीय यूनियन?
सुल्तान साहब, यूरोपियन कंट्रीज किस पोजीशन में अपना आपको एक इंडिपेंडेंट स्टेट और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बता सकते हैं या दावा कर सकते हैं? जब डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले दौर में 2018 में एक तरफा तौर पर एक स्टेट टू स्टेट इंटरनेशनल एग्रीमेंट जिसे JCPOA कहलाया जाता था, उससे जब पुल आउट होते हैं तो यही यूरोपियन कंट्रीज थी जब ईरान के ऊपर बड़े धीमे धीमे अंदाज से इकोनॉमिक रिवाइवलिटी हो रही थी वहां पे उस JCPOA जोहरी माहदे की वजह से, यही यूरोपियन यूनियन ने ईरानी लीडर्स को ये इत्मीनान दी थी कि आप प्रोवोकेशन की तरफ मत जाएं, हम आपके साथ हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप इससे निकल गए हम आपको दिए हुए वादों का बिल्कुल तामील करेंगे। कहाँ हो गया? इतना ईरानी लीडर्स को ये लोग इत्मीनान देते देते वो अमेरिका के सामने झुक गए और आज भी वो डबल स्टैंडर्ड खेल रहे हैं। मैं तो हैरान हूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब वेनेजुएला पे एग्रेशन करने के बाद ग्रीनलैंड लेने के चक्कर में वो धमकियां दे रहे हैं। आपने डेनमार्क के ऑफिशियल के स्टेटमेंट सुने होंगे कि उन्होंने यही बोला है, पहले हम गोली मारेंगे, पहले हम फायर करेंगे, फिर बाद में सवाल पूछेंगे। तो सो आई डोंट थिंक कि यूरोपियन यूनियन जब तक अपने अप्रोच ठीक नहीं करेंगे, जब तक वो एक सिंसियरिटी के साथ ईरानी अवाम की तरफ या ईरानी लीडर्स के साथ मसाइल का पर मुज़ाकरात करने के लिए अपनी सिंसियरिटी, अपनी सदाकत का इजहार अगर ना करें तो उनकी तरफ से कोई रोल प्ले करने का भी इंतजार या तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ठीक जी जनरल साहब, अगर ये मामला तवील होता है, तूल पकड़ता है ये एहतजाज और सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन इसी तरीके से बढ़ता है, तो क्या ईरान के अंदर मौजूद जो मुख्तलिफ नस्ली इकाइयाँ हैं जैसे कुर्द है, बलोच हैं, अरब हैं, ये मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो सकते हैं? क्या सूरत हाल और ख़राब हो सकती है और सलामती जो है उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो सकता है वहाँ पर? जी देखिए, एनवायरनमेंट को शेप करने में कितनी देर लगती है सुल्तान साहब, मुझे ये बताइए ना। अभी कुर्द एरियाज भी जो है, जो नॉर्थ वेस्ट में है, वहां पर भी एहतजाज थोड़ा सा ज्यादा शुरू हुआ है। और उसके बाद मैंने जैसे बताया कि देयर इज इनग्रेस के साइन नजर आ रहे हैं कि अंदर इनग्रेस है इंटेलिजेंस एजेंसीज की। इस वक्त जो हलाकतों की इतनी लार्ज तो नहीं है, बट 30 to 45 के दरमियान मुख्तलिफ चीजें रिपोर्ट हो रही हैं जो हलाकतें हुई। गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, क्योंकि इसका जो ईरान जितना डिस्टर्ब होगा, जितनी यहाँ पे अनरेस्ट होगी, ये इसका स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान पे भी आएगा और सीरियस इफेक्ट आएगा। दैट विल इम्पैक्ट द रीजन ऑल्सो, और खासतौर पर इस वक्त जब हम एक जंग में हैं तो इट विल हैव एन इम्पैक्ट। लेकिन शेप अप करने में अभी कौन सी देर लगेगी जी, अगर इंग्रेस है यहाँ पर मौजूद है। मैंने आपको अभी मिसालें दी है जिस तरीके से पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप, फिर इंडिया जैसा मुल्क भी जिसके एजेंट्स वहां मौजूद थे, वो कल सपोर्ट कर रहे थे इजरायली अटैक को। तो आई मीन देयर आर अदर इंग्रेसेस आल्सो इनसाइड द सोसाइटी, तो वो माहौल तो खराब हो सकता है। गॉड फॉरबिड अगर कोई किलिंग्स हो जाती है, इस तरह हो जाता है और एक कासस ब्लाई या रीजन फॉर इंटरवेंशन भी आ जाता है, तो हु कैन प्रिडिक्ट कि ये ऐसा नहीं होगा जी। ठीक है, तो अफजल रजा साहब, ईरान जितने जल्दी इसको कंट्रोल कर ले, जो भी उन्होंने इकोनॉमिक सोशल कर दी, क्योंकि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ये 7-8 दिनों से ज्यादा, अभी 28 को शुरू है, आज आप देख लें और बढ़ता चला जा रहा है। दो नंबर्स आर नॉट दैट लार्ज जितना वेस्टर्न मीडिया या जो एंटी ईरानियन मीडिया है वो उसको रिपोर्ट कर रहा है, बट इट इज ग्रोइंग और कंसर्न बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल जाहिद महमूद रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे और अफजल रजा साहब भी मौजूद थे, और इस वक्त ईरान में जो कशीदगी है उसके क्या अवामिल हैं और आगे सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है, इसके ऊपर अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान की सियासत में एक दिलचस्प और हैरान कुन तस्वीर सामने आई। एक तरफ पंजाब, जहां खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का इस्तकबाल कंटेनर्स और रुकावटों से किया जाता है, और दूसरी तरफ सिंध, जहां उसी वजीर आला को सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया, फूल निछावर किए गए और सिंध काबीना उनकी मुंतजिर पाई गई। सिंध हुकूमत ने सुहेल आफरीदी को गले लगाकर नून लीग को क्या पैगाम दिया है? क्या यह सियासी रवादारी है या फिर विफाक के खिलाफ कोई नई सफबंदी? लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख उससे भी ज्यादा अहम है। वो शहर जो कभी पीटीआई का किला समझा जाता था, क्या सुहेल आफरीदी की ये एंट्री कराची में पीटीआई के गैर फाल तंजीमी ढांचे में जान डाल देगी? सिंध हुकूमत ने इस्तकबाल तो कर लिया, लेकिन अगर पीटीआई ने कराची में अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा किया तो क्या बिलावल हाउस और वजीर आला हाउस के लिए यह मेहमान गले की हड्डी नहीं बन जाएंगे?
इन तमाम के ऊपर मैं बात करूंगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का दाखिला जंग का मंजर पेश करता है, जबकि सिंध में उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। तो आपको लगता है कि नून लीग को आइसोलेट करके पीपल्स पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया है कि हम ज्यादा बेहतर चॉइस हो सकते? ये तो देखिए पता नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन आई थिंक जो बीबी शहीद की बरसी पे जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने जो तकरीर की थी कि मुफाहमत के ऊपर वो आगे चलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये मुफाहमत वो करवाएं। आई थिंक आज का जो उनके इक़दामात हैं वो उस तकरीर के ऐन मुताबिक हैं, और बड़े तवील अरसे के बाद पीपल्स पार्टी ने एक डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स जो हैं वो अपने शो किए हैं, और उसकी जो भी वजूहात हों, आई थिंक इस वक्त उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। इस वक्त एक तरफ तो तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो लाहौर में है, और जो उनके साथ हो रहा है वो आपके सामने है, और कराची में जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने बिहेव किया है वो भी आपके सामने है। आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट हैज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से, और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स अपने एस्टेब्लिश किए हैं, डेफिनेटली इससे पीपल्स पार्टी की एक ओवरऑल परसेप्शन जो है, पॉलिटिकल परसेप्शन उन्होंने गेन किया है। नून लीग उसके मुकाबले में बहुत बुरी लग रही है, एंड दे आर एट द मोमेंट लग रहा है कि जो मरियम नवाज हैं वो कितनी बड़ी एक डिक्टेटर हैं और किस तरह से उन्होंने बिहेव किया। आई थिंक पीपल्स पार्टी हैज गेन्ड अ लॉट बाय दीज जेस्चर्स। नहीं, तो ये जिस डेमोक्रेटिक की आप बात कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये वाकई एक सियासी मुफाहमत है, या फिर मुफाहमत के जो बादशाह हैं उनकी कोई सियासी चाल? क्योंकि सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती है सर। देखिए, क्योंकि हमारे पास मालूमात नहीं है, उन्होंने ये फैसला लिया है, लेकिन जिस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ कि विदाउट गेटिंग इनटू हम नेगेटिव क्यों सोचें, हम यही सोचना चाहिए कि जरदारी साहब ने जो अपनी स्पीच में जो प्रिंसिपल सेट किए थे, और बिलावल साहब ने अपनी तकरीर में जो प्रिंसिपल सेट किए थे, मुराद अली शाह और मुर्तजा वहाब एक्चुअली उन्हीं जो प्रिंसिपल्स जो उनकी लीडरशिप ने सेट किए थे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और देखिए, पाकिस्तान के आगे जाने का रास्ता ही ये है। आपने 3 साल लड़ के देख लिया है, अब तो हम वो कहते हैं ना, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम वाली स्टेज के ऊपर है। सही। आपने जो नून लीग है, एस्टैब्लिशमेंट है, पीपल्स पार्टी है, क्या जोर नहीं लगा लिया इमरान खान की पॉपुलैरिटी को नीचे लाने के लिए? वो नहीं आई। दूसरी तरफ पीटीआई ने, इमरान खान ने क्या जोर नहीं लगा लिया इनकलाब आने का? वो नहीं आया। तो देखिए, स्टेलमेट में आप, मैं, पाकिस्तान के लोग फंस गए हैं। मईशत जो है वो आपका तो सब्जेक्ट है। जो हालात है इस वक्त, 50,000 रुपए से 3 लाख रुपए कमाने वाले बंदा जो है उसकी तो कमर टूट गई है, उसको समझ नहीं आ रहा जिंदगी कैसे गुजारे। तो जब तक ये पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा, पाकिस्तान से बाहर $1 यहाँ पे नहीं लगाने को कोई तैयार, ठीक, आप कैसे करेंगे? नहीं, मैं जरा एक थोड़ा सा, क्योंकि आज के दिन की बड़ी हैपनिंग थी, मैं एक सवाल और उसी तरफ रहूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये बताइए कि ज़ाहिर के एक ज़माने में गढ़ था पीटीआई जो है कराची पीटीआई का, तो सुहेल आफरीदी की कराची में मौजूदगी, आपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स की बात की, येट अगेन क्या पॉलिटिकल स्पेस इस वक्त मिल पाएगी कराची के अंदर, या फिर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जो है वो इतनी स्ट्रांग है यहाँ पे कि पीटीआई के लिए स्पेस नहीं है? स्पेस तो पीटीआई की, जिस तरह से इलेक्शंस में आपको खुद ही मालूम ही है, इसके ऊपर बंदा क्या बात करे। जिस तरह नशिस्तों के नताइज तब्दील किए गए और एमकेएम को सीटें दी गई, यानी हर एक को मालूम है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, खालिद मकबूल सदीकी हों, फारूक सत्तार हों, वो तो हज़ारों की लीड से इलेक्शंस हार गए थे और उनको जो है वो दिए गए। और ये बात पीटीआई नहीं कह रही, ये तो हाफिज नईम साहब की अगर आप तकरीरें देखें, और वो वाहिद वो उन्होंने अपना कैरेक्टर शो किया कि जिन्होंने अपनी हारी हुई सीट के ऊपर कहा कि मैं तो बिल्कुल ये फॉर्म एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो आई थिंक उसके ऊपर तो कोई लड़ाई, उसके ऊपर तो कोई दो राय ही नहीं है कि कराची शहर इस वक्त बिलोंग्स टू पीटीआई। तो मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ आपसे, रिस्क पीपल्स पार्टी लेगी? मेरा ये बुनियादी सवाल यही है सर।
वो अभी कौन सा कल इलेक्शन हो रहे हैं इमरान। अभी अच्छा। तो पीपल्स पार्टी ने जो किया है वो पीपल्स, देखिए ठीक। अगर आप हुकूमत में हैं तो आपका इंटरेस्ट ये है कि मुल्क जो है वो उसके अंदर इस्तेहकाम नजर आए। हर वक्त एक लड़ाई की कैफियत, हर वक्त एक इस तरह की कैफियत नजर ना आए। आई सही। थिंक पीपल्स पार्टी ने देखा है कि हम तो हुकूमत में हैं, कौन सा कल इलेक्शन हो रहे हैं, तो ठीक। इनको हम करते हैं और अपने आप को डिस्टिंग्विश करते हैं पीएमएलएन से। आई थिंक दे हैव डन क्वाइट सक्सेसफुली। ठीक है, एक एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और साबिक विफाकी वजीर फवाद हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। फवाद चौधरी साहब, आप सियासी डायलॉग के बहुत बड़े दाई हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि मुज़ाकरात ज़रूरत के तहत होते हैं। तो इस वक्त हुकूमत, पीटीआई या इस्टेब्लिशमेंट, असल ज़रूरत किसकी है मुज़ाकरात? तीनों की जरूरत है, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा तो जरूरत है। उसकी वजह यह है कि देखिए पाकिस्तान में या तो इमरान खान का पॉलिटिकल आंसर ढूंढ लिया होता हुकूमत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, वो नहीं ढूंढ सके, या फिर पीटीआई इमरान खान इनकलाब ले आते, वो भी नहीं ला सके। तो एक स्टेलमेट है ना। इस स्टेलमेट के अंदर इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि दोनों, ये तीनों फरीक जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशन को रिव्यू करें और एक दूसरे को स्पेस दें आगे बढ़ने की। उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक इस्तेहकाम नजर आएगा, पाकिस्तान की मईशत को एक इस्तेहकाम नजर आएगा। और अगर वो ये स्पेस एक दूसरे को नहीं देंगे तो देखिए आगे क्या होगा। आगे सोहेल आफरीदी के पास इस वक्त, आई मस्ट से कि सोहेल आफरीदी बहुत कमेंडेबल इनिंग्स खेल रहे हैं। वो बड़ी संभल के बात करते हैं, एग्रेसिव नहीं होते। हालांकि उनके खिलाफ आई थिंक अनफॉर्चुनेट जो है वो कैंपेन्स की गई, लेकिन अगर आप उनको कोई मौका नहीं देंगे, उनको फिर अल्टीमेटली लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा। उसके जवाब में वफाकी हुकूमत वहां गवर्नर रूल लगाएगी। नहीं, उसके लेकिन जवाब में लेकिन सुहेल आफरीदी तो डे वन से ये कह रहे थे ना कि जनाब मेरे पास तो सिंगल एक ही एजेंडा है, एक ही मैंडेट है, और वो है खान की रिहाई का। अब आप समझ रहे हैं कि वो मामलात को बेहतर तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं, या उनकी और जो पीटीआई जो कि आपके उस डायलॉग के अंदर शामिल नहीं हुई, उसमें बुनियादी फर्क, वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है? गो कि शामिल तो हुकूमत भी नहीं हुई थी। नहीं, सोहेल आफरीदी तो मेरा ये ख्याल है कि अभी तक तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उन्होंने एक लम्हे के ऊपर भी ये नहीं लगने दिया कि वो कोई जो है वो पर्सनलाइज्ड कैंपेन्स में उलझेंगे। तो अभी तक तो आई मस्ट से कि उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी कमेंडेबल हैं। उन्होंने अपने मौक़िफ़ के ऊपर भी वो फर्म है। जो आप कह रहे हैं ना इमरान खान की रिहाई, वो तो देखिए पूरे पाकिस्तान का ही मुतालबा है ना, वो पीटीआई ही का मुतालबा है। वो उसमें तो वो तो ज़ाहिर उनका मुतालबा होना ही है। बट एट द सेम टाइम उन्होंने मुफाहमत की भी बात की है, उन्होंने डायलॉग की बात की है, उन्होंने एनएफसी के ऊपर जाके शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। आई नहीं थिंक उन्होंने सर, लेकिन ये फिर मुफाहमत और डायलॉग की बात फिर पीटीआई क्यों नहीं मांगती? वो जो इस वक्त जो पार्टी जो रन कर रहे हैं वो लोग क्यों नहीं मान रहे? फिर देखिए उनकी कोई अहमियत नहीं है। आप जो कोट लखपत के 5 लोग हैं जिन्होंने लेटर लिखा, आप उनको, जो असल पीटीआई है वो तो वो है, असल पीटीआई है वो असीरान है जिनके स्टेक्स हैं। हुकूमत को उनकी बात सुननी चाहिए। और असल बात तो यह है कि अगर हुकूमत पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज की तरफ आती है, खवातीन की रिलीज की तरफ आती है, तो फिर एक माहौल बनेगा पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात का। और इसीलिए आपने देखा होगा कि एनडीसी ये मुतालबा कर रही है कि इन मुज़ाकरात की ओनरशिप जो है वो सदर जरदारी, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब लें, तब जाके इन मुज़ाकरात की अहमियत बनेगी। अगर ये 3 लोग इस मुज़ाकरात की ओनरशिप लेंगे। और अब हमने यही सोचा है कि एक बड़ा वफद जो है वो जाके मिले, प्रेसिडेंट साहब से मिले, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, नवाज शरीफ साहब से मिले, और कोशिश करें कि उनसे हम जो मुज़ाकरात हैं वो उनके ऊपर जो है वो हम एक कंसेंसस क्रिएट करवा सकें, एक ओनरशिप क्रिएट करवा सकें। नहीं लेकिन आप जिस एनडीसी की बात कर रहे हैं और ओनरशिप की आप बात कर रहे हैं, एक तरफ तो कहा जाता है कि इस मौजूदा सिस्टम के जो बेनिफिशरीज हैं, आप उन्हीं से ये तवक्का कर रहे हैं? देखिए बेनिफिशरी जो है, हम जब गए मिलने अयाज सादिक साहब से, राना साहब से, तो इमरान इस्माइल साहब ने ये सवाल ही उनसे पूछ लिया जो आप पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लगता लोगों का तासुर तो ये है कि आप नहीं होने देते मुज़ाकरात क्योंकि इस झगड़े का आपको फायदा है। तो उनका मानना ये था कि देखिए हमारे साथ खुद इतनी बार ये हो चुका है और हमारा ख्याल यही है कि अगर ये अदम इस्तेहकाम बरकरार रहता है
تو اگلی باری پھر ہماری ہوگی. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم ایک ایسے سسٹم کی طرف چلیں جہاں پہ کچھ نہ کچھ استحکام جو ہے وہ آئے, کچھ نہ کچھ بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھے, اور اس کے لیے ہم پوری طرح تعاون کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے, چلیں آپ تیار ہیں, آپ تیار ہیں, حکومت تیار ہے, لیکن جو فریق تیار نہیں ہے اس وقت, جو اس کانفرنس میں شریک نہیں تھا, یا جو میں کہہ رہا ہوں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ irrelevant لوگ ہیں, تو اس وقت حقیقت تو یہی ہے نا کہ وہ لے کر چل رہے ہیں, پھر وہ تیار نہیں ہیں. اگر وہ تیار نہیں ہیں تو ان کی کیا مقاصد ہیں؟ بس لاسٹ میں یہ بھی مجھے بتا دیں. عمران, پہلی بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ جو اصل پی ٹی آئی کے اسیران ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ شاہ محمود قریشی نہیں سر, بالکل ہے, بالکل ہے, لیکن بالکل ہے, لیکن بتائیے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے تو وہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, جب حکومت نے فیصلہ کرنا ہوگا, اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہوگا, ان لوگوں نے مذاکرات کرنے ہیں. لیکن حکومت یہ سر حکومت یہ بھی تو کہہ رہی ہے مذاکرات ہوں گے تو الیکٹڈ لوگوں سے ہوں گے. اگر حکومت نے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے تو ان سے مذاکرات کرنے ہیں جو اصل سٹیک ہولڈر ہیں سسٹم میں. آپ خواتین پرزنرز کو, آپ مجھے بتائیے, 77 سال کی ہیں یاسمین راشد, وہ کینسر سروائیور ہیں, اب کیا آپ نے اور ان سے بدلہ کیا لینا ہے؟ سارے یہ 70 سال سے اوپر کے لوگ ہیں, ان کو کتنی دیر اور جیل میں رکھ کے آپ کو کیا مل جائے گا؟ تو سر ان کو اگر ریلیف ملے گا تو وہ حکومت سے نہیں, وہ تو عدالتوں سے ملے گا نا چودھری صاحب. نہیں, یہ چھوڑیں, عدالتوں سے کیا ریلیف ہوتا ہے؟ سیاسی کیسز میں ریلیف حکومت دیتی ہے, عدالتوں نے کیا دینا ہے؟ اس کو چھوڑیں گے تو ریلیونٹ بحث ہے. پاکستان تحریک انصاف کو جو اصل نقصان ہوا ہے وہ خارجی محاذ پر نہیں بلکہ داخلی محاذ پر ہے, وہی اس کے لیے سب سے بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود. ویری مچ. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.